Dear students, Assalamu alaikum. This is physics for class 11th, and we all know that we are dealing with motion of system of particles and rigid bodies. And our today's topic is moment of inertia. Inertia के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है? हमें पता है inertia जो है वो that is the property of a body by which of it does not change its state of rest or of uniform motion. तो फिर मैंने आपको पढ़ाया था inertia के बारे में कि इसके तीन टाइप्स हैं, inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction. ठीक है, तो फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जिस बॉडी में जितना मास होगा, जिस बॉडी में जितना मास होगा उस बॉडी में उतना ही इनर्शिया होगा. सो दैट वाज द इनर्शिया इन लीनियर मोशन. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द सेम केस, इट इज द इनर्शिया बट व्हेन द बॉडी इज इन रोटेशनल मोशन. जो काम वहाँ पे इनर्शिया में, लीनियर मोशन में जो इनर्शिया का काम होता है वही यहाँ पे रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया. बस यहाँ पे इसको थोड़ा नाम अलग रखा है. जो ही आप पढ़ोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मतलब ये इनर्शिया है बट द बॉडी इज इन रोटेशनल मोशन. ठीक है, जब आप सिर्फ इनर्शिया के बारे में पढ़ोगे तो वो है जब बॉडी लीनियर मोशन में या ट्रांसलेशनल मोशन में होगी. ठीक है, so what is movement of inertia? The property of a body by virtue of which it opposes the change in its state of rest or uniform rotation. बॉडी या तो रेस्ट में है, आप इसको रोटेट करना चाहते हो, ठीक है, ये नहीं मानते खुद ही रोटेट नहीं होगी बिकॉज ऑफ inertia of rest. ठीक है, नाउ इट इज इन रोटेशनल मोशन. कभी कभार बॉडी रोटेशनल मोशन में होगी, आप बोलते हो इसको रोको तो ये खुद रुकेगी नहीं जब तक आप उसको फोर्स लगाओगे रोकने के लिए. ठीक है, तो उस वक्त बोलते हैं ये इसमें जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन है, रोटेशन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन है. ठीक है, समझ गए? पहले मैं ये बता दूं आपको कि जो बॉडी रोटेट करती है या तो वो रेस्ट में होगी, अभी रोटेट नहीं कर रही है, लेकिन आप चाहते हो कि रोटेट करे तो वो खुद रोटेट करेगी नहीं. ठीक है, तो वहां पे आपको फोर्स लगाना पड़ेगा रोकने के लिए. ठीक है, यहाँ पे आपको टार्क लगाना पड़ेगा इसको रोटेट करने के लिए, खुद ये रोटेट नहीं होगी. इसी तरह अगर ये रोटेशन में है तो आप इसको स्टॉप करना चाहते हो, रोकना चाहते हो, रेस्ट में लेना चाहते हो. ये अगर लीनियर मोशन में होती तो आप इसको फोर्स लगाते हो रोकने के लिए, तब ये रुक जाती. लेकिन यहाँ पे ये रोटेट करे तो यहाँ पे आपको एक बार फिर टार्क लगाना पड़ेगा इसको रेस्ट में लेने के लिए. ठीक है, तो अब आप ये याद रखना, लीनियर मोशन में इनर्शिया सिर्फ इनर्शिया होता है, रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द inertia and the moment of inertia. ठीक है, so it is denoted by I. Moment of inertia is denoted by I. It is a scalar. Its SI unit is kilogram meter square. The unit is and its dimension formula is m1 l2 t raised to power 0. तो ये आप जब आप इसकी डेफिनेशन नीचे पढ़ोगे तब आपको इसमें समझ में आ जाएगा कि इसका यूनिट क्यों है किलोग्राम मीटर स्क्वायर और इसकी डायमेंशन फार्मूला क्यों है m1 l2 t raised to power 0. The moment of inertia plays the same role in rotational motion as the mass plays in linear motion. जो मास का रोल है मैंने अभी बहुत बताया आपको, जिस बॉडी का जितना मास होगा उसको आपको उतना फोर्स लगाना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल अगर कोई हैवी बॉडी है, ट्रक है, आप उसको मोशन में लेना चाहते हो तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा है कंपेयर टू कार जिसका मास कम है, उसको आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा मोशन में लेने के लिए. ठीक है, इसी तरह अगर ट्रक मोशन में आप उसको रोकना चाहते हो तो आपको भी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए क्योंकि उसका मास ज्यादा है. तो अगर कार होगी तो उसको रोकने के लिए आपको उतना फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा. तो जिस बॉडी में जितना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको आपको उतना टार्क लगाना पड़ेगा ज्यादा. ठीक है, उसको उतना टार्क, जिस बॉडी में जितना मास ज्यादा होता है उसको उतना फोर्स लगाना पड़ता है. जिस बॉडी में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसको आपको ज्यादा टार्क लगाना पड़ेगा. Moment of inertia is calculated about some axis, particularly about a axis passing through the center. ठीक है, तो हमें एक एक्सेस लेना है, फिर वहां से हमें डिस्टेंस देखना है. ठीक है, उसकी डिस्टेंस कितने है और उसके बाद देखना है हमने उस बॉडी का मास कितना है, जो मैं आपको नीचे भी बताऊं. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज कैलकुलेटेड अबाउट सम एक्सिस एंड इट डिपेंड्स अपॉन द मास एज वेल एज इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट दैट एक्सिस. ठीक है,
अब हम लेंगे एक पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल, तो हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाले, कैसा कितना होता है। कंसिडर पार्टिकल ऑफ मास m लोकेटेड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम a fixed axis as shown in figure। हम एक बॉडी लेंगे जिसका मास m है, स्मॉल m है, ठीक है। एक पार्टिकल लेंगे उसका मास m है और उसकी डिस्टेंस जो है फिक्स्ड एक्सिस दैट इज r एज शोन इन फिगर, ठीक से देख सकते हो। ये देखिए यहाँ पे ये मास पार्टिकल है, ठीक है, जिसका मास m है जो मैंने वहां पे लिखा है, और इसकी डिस्टेंस जो है वो r है, ये r है, ठीक है। दिस इज द फिक्स्ड एक्सिस जो आपको ये दिखाई दे रही है, दिस इज द फिक्स्ड एक्सिस, और ये है, this is the distance of the particle, this is the distance of the particle from uh, the fixed axis that, ठीक है, and it is denoted by r, small r, ठीक है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आप वो लिखना है I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, यानी एम मास कितना बॉडी को, फॉर एग्जांपल इफ मास इज 1 kg एंड इट इज डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड एक्सिस इज 1 मीटर, तो आर का वैल्यू आपको 1 देना है, एम का वैल्यू भी 1 देना है, तो इसका जो 1, जब आर का वैल्यू 1 देंगे तो 1 स्क्वायर 1 ही बन जाएगा, फिर 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 ही निकलेगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 ही निकलेगा। इसी तरह अगर मास 2 होगा और 1 होगा तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 निकलेगा, या खुद कैलकुलेट करोगे, सिर्फ मास का वैल्यू देखना, मास कितना है पार्टिकल का और उसकी डिस्टेंस आर कितने है फ्रॉम द फिक्स्ड एक्सिस। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जो SI जो मैंने किलोग्राम मीटर स्क्वायर लिखा है, हमें पता है एम का जो यूनिट है वो केजी है, इस एम का यूनिट क्या है, केजी है, और आर का यूनिट क्या है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो ये मीटर स्क्वायर बन जाएगा, इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो ऐसा यूनिट है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। तो यहीं से आप डायमेंशन फार्मूला भी निकालोगे, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एम जो का वैल्यू है वो 1 है, आर जो डिस्टेंस है वो लेंथ हो गया, एल का वैल्यू 2 है, और टी यहाँ पे है ही नहीं तो टी का वैल्यू 0 हो गया, इसलिए इसकी डायमेंशन फार्मूला बन जाती है m1, आर के बदले एल लिखेंगे तो एल 2 बन जाता है, और टी कुछ नहीं है यहाँ पे तो टी 0 बन जाएगा, ठीक है, ओके। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, अगर आपके पास अब एक से ज्यादा पार्टिकल होंगे, फॉर एग्जांपल यू हैव अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, ठीक है, अब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकले, कंसीडर सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स ऑफ masses m1 m2 so on mn located at distance r1 r2 so on rn from the fixed axis as shown in figure। तो ये हमारे पास अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल, मैंने यहाँ पे 3 पार्टिकल लिए हैं, ठीक है, आप n भी लिख सकते हो उसको, यहाँ पे इसका आपको लिखना है m1, इस पार्टिकल का मास m1 है, इस पार्टिकल का मास m2 है, ठीक है, जो m1 है उसकी डिस्टेंस r1 है जो मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है, फ्रॉम द फिक्स्ड एक्सिस भी यहाँ पे मैं, दिस इज द फिक्स्ड एक्सिस जिसके इर्द गिर्द ये रोटेट करेंगे पार्टिकल, इसी के इर्द गिर्द ये रोटेट करेंगे, इस फिक्स्ड एक्सिस के इर्द गिर्द आप घुमाएंगे इनको इसी के इर्द गिर्द, ठीक है। तो ये r2 जो है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द मास m2 फ्रॉम द फिक्स्ड एक्सिस, एंड यहाँ पे r3 मैंने लिखा है, आप यहाँ पे rn लिखना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप rn लिखना एंड यहाँ पे mn लिखना, इसके बदले 3 के बदले आप यहाँ पे n लिखना, बस कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, ठीक है। तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m1 इज गिवन, अब आप ये फार्मूला जो ऊपर I इज इक्वल टू m r स्क्वायर, ये फार्मूला आप यूज कर लीजिए, तो I1 निकलेगा हमें m1 r1 स्क्वायर, ठीक है, इसी तरह I2 निकलेगा m, ये सॉरी यहाँ पे m1 गलत हो गया, ये m2 है, ठीक है, ये m2 है, so I2 will be m2 r2 square and n will be mn rn square, okay। Therefore the moment of inertia of the system of n particles is given by, अब इनको सम करेंगे, total moment of inertia will be I will be equal to I1 plus I2 plus so on in, ठीक है। It means I will be equal to I1 का वैल्यू m1 r1 स्क्वायर है, I2 का m2 r2 स्क्वायर है, और in का mn rn स्क्वायर, so I will be equal to m1 r1 स्क्वायर plus m2 r2 स्क्वायर plus so on mn rn स्क्वायर, या फिर उसको समेशन में लिखिए जो मैंने आपको सिखाया, सो आई विल बी इक्वल टू समेशन ओवर आई इज इक्वल 1 टू n, क्योंकि आई का वैल्यू 1 से लेके n तक है, एम आई आर आई स्क्वायर। आप देखिए यहाँ पे अगर आपके पास सिर्फ एक ही पार्टिकल है तो आप आई का वैल्यू 1 देंगे, सो इट विल बी m1 r1 स्क्वायर। अगर आपके पास दो पार्टिकल है तो पहले आपको 1 वैल्यू देना है, फिर 2 वैल्यू देना है। अगर आपके पास 3 पार्टिकल है, ठीक है, फिर आई का वैल्यू 1 2 और 3 देना है। इसी तरह अगर आपका n पार्टिकल है तो फिर आई का वैल्यू 1 2 3 सो ऑन n, तो ये ऊपर वाला ही बन जाएगा जो मैंने ऊपर एक्सप्रेशन लिखी है, ठीक है।
where mi is the mass of the ith particle and ri is the distance of the ith particle from the axis of rotation. आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। सो मैंने यहाँ पे आपको आप समझाया मोमेंट ऑफ inertia of a single particle, then moment of inertia of a system of n particles. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, ठीक है, अब हमारे पास रिजिड बॉडी है जिसमें पार्टिकल्स अलग अलग नहीं है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालें। कंसीडर रिजिड बॉडी ऑफ मास m, एक रिजिड बॉडी हमारे पास जिसका टोटल मास कैपिटल m है, विच इज यूनिफॉर्मली एंड कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट। तो जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिस पॉइंट पे भी हम जाएंगे वहाँ पे मास जितना होगा दूसरे पॉइंट पे भी उतना ही मास होगा। यानी ये इसका मतलब ये होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ मास का मतलब ये होगा कि किसी जगह पे ज्यादा नहीं है किसी जगह पे कम नहीं है, बराबर मास है, ठीक है। और ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस का मतलब है हमें अलग अलग नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, कंटिन्यूअस है। कंसिडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास dm, फिर हम इस जो टोटल मास m था इसमें से थोड़ा सा मास, छोटा सा मास काटेंगे, उसका नाम रखेंगे dm, लोकेटेड एट डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर है और दूर है, जो यहाँ पे लिखेंगे जो ये मैंने ये है dm, जो मैंने जो बॉडी थी रिजिड बॉडी हमारे पास जो सर्कुलर टाइप के उसमें से मैंने काटा है dm ये वाला, ठीक है। तो ये dm मैंने काटा है इसका, तो इसकी डिस्टेंस जो है वो r है, ठीक है, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो यहाँ पे ब्लैक लाइन है, ठीक है। इसी के इर्द गिर्द घूमेगी ये जो रिजिड बॉडी इसके इर्द गिर्द घूमेगी। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन सच एलिमेंट्स, अगर हम अब इसके छोटे छोटे टुकड़े बनाएंगे dm बनाएंगे, अगर ये 100 बनेंगे तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेगा वो आप देखिए नीचे। दैट विल बी आई विल बी इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पे ये फार्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। सो इट विल बी, ऊपर हमने जो आई निकाला था बराबर वो निकाला था हमने बराबर एम आई आर एस स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे एम आई नहीं है, यहाँ पे डी एम आई है, डी एम आई, ठीक है। तो वैसे डी एम आई भी नहीं लिखना है, डी एम ही लिखना है, ठीक है। अब हम डी एम आई मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, आई इज इक्वल 1 टू आई इज इक्वल टू एन डी एम आई आर आई स्क्वायर। फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रिजिड बॉडी a summation is replaced by an integral, जो समेशन है उसके बदले हमने क्या लिखना है, इस समेशन के बदले मैंने आपने लिखना है क्या, ये यहाँ पे समेशन था, ठीक है, इस समेशन के बदले मुझे लिखना है ये इंटीग्रल, ठीक है। रिजिड बॉडी के लिए हम वही करते हैं क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, वहाँ पे अलग अलग नहीं होते, हमने काउंट कर सकते कि इस रिजिड बॉडी में कितने पार्टिकल्स है, तो इसलिए वहाँ पे कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो अब क्या ये बन जाएगा, अब इस डीएम के बदले डीएम आई के बदले मैंने लिखा है डीएम यहाँ पे, ठीक है, और आर आई के बदले मैंने लिखा है आर स्क्वायर, ठीक है, आर आई स्क्वायर के बदले मैंने लिखा आर स्क्वायर, बाकी समेशन के बदले मैंने लिखा है इंटीग्रल, इसको रिप्लेस किया है। तो therefore the moment of inertia of a rigid body is given by I is equal to integral of r square dm, where r is the distance of the small element dm from the axis of rotation, ठीक है, and where the integral is taken over the system, पूरे सिस्टम पर। फिर हमें देखना है कि मतलब over the system मतलब अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो it will be from 0 to m, टोटल m मास जो है m, ठीक है। अब हमारा एक और टॉपिक है दैट इज रेडियस ऑफ जिरेशन, रेडियस ऑफ जिरेशन, ठीक है। So what is radius of gyration? The radius of gyration it is denoted by k. Radius of gyration is denoted by, ये रेडियस ही है, एक किस्म का रेडियस है जो आपको समझ में भी आएगा। The radius of gyration k of a body about a fixed axis is given, about a fixed given axis is defined as the perpendicular distance of a point from the axis of rotation at which the sun entire mass of the body could be concentrated without any change in the moment of inertia of the body about that axis. For example, ये हमारे पास consider a body of सेंटर ऑफ मास एम एंड रेडियस ऑफ जिरेशन की, ये बॉडी हमारे पास है, इसका मैंने सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लिखा है एम, ये मैंने यहाँ पे अलग लिखे है, ठीक है। ये सेंटर ऑफ मास है, एक पॉइंट है इस बॉडी में, मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ पे था, ये पॉइंट यहाँ पे था, ठीक है, ठीक है। तो ये जो मैंने ये रेड लाइन डाली दिस इज रेडियस ऑफ जिरेशन। अब क्या हो गया यहाँ पे, पहले हम इस बॉडी का निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, जिस तरह हम निकालते हैं फार्मूला यूज करेंगे ये वाला आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ आर स्क्वायर डी एम, ठीक है। फिर हम एक ही पॉइंट लेंगे, फिर देखेंगे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई के बराबर होगा तो जो वो पॉइंट है उसकी डिस्टेंस फिर देखने है कहाँ से, एक्स ऑफ रोटेशन से, जो उसकी डिस्टेंस होगी उसी डिस्टेंस को आप बोलोगे रेडियस ऑफ जिरेशन। फिर से समझाता हूँ,
जिस तरह से पहले हम फार्मूला यूज करेंगे आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ आर स्क्वायर डी एम, तो निकालेंगे हम इस रिजिड बॉडी का क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, फिर आप कोई पॉइंट चूज करोगे इसमें से, इस बॉडी में से एक पॉइंट आप चूज करोगे, फिर उस पॉइंट का आप रेडियस ऑफ ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे। अगर वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पहले हमने निकाला था बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो बराबर होंगे, तो उस पॉइंट की फिर आपको डिस्टेंस देखनी है कहाँ से, एक्स रोटेशन से कितनी है, तो उसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ जिरेशन। इसीलिए मैंने लिखा है विदाउट एनी चेंज इन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट दैट एक्सिस। पहले आपको क्या करना है, फिर से मैं बोलता हूँ, पहले आप यूजुअली जो फार्मूला आपके पास है उससे आप निकालोगे क्या, रेडियस ऑफ, सॉरी दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। आपने अब निकाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, फॉर एग्जांपल वो निकला आपको 10 kg मीटर स्क्वायर, आई निकला आपको कितना, 10 kg मीटर स्क्वायर। फिर आप इस बॉडी में से कोई पॉइंट चूज करोगे, एक पॉइंट, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे। अगर वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 10 kg मीटर स्क्वायर के बराबर निकला, तो इसका मतलब वो पॉइंट आपको फिर चूज करना है, फिर उस पॉइंट की डिस्टेंस देखनी है आपको कहाँ से, दिस फिक्स्ड एक्सिस से, एक्स ऑफ रोटेशन से। ठीक है, अगर वो फॉर एग्जांपल 5 मीटर की डिस्टेंस होगी, तो उसी 5 मीटर को आप बोलोगे रेडियस ऑफ जिरेशन। The moment of inertia of a body is given by I is equal to mk square। ये टोटल मास into k क्या है, रेडियस ऑफ जिरेशन। ठीक है, उस पॉइंट का मास, क्योंकि अब मैंने यहाँ पे बॉडी लिखा है, द मोमेंट ऑफ inertia of a body is given by this I is equal to mk square। एक्चुअली ये पॉइंट क्या है, क्योंकि हमने देखा अभी पहले बॉडी का भी निकलता था 10 kg मीटर स्क्वायर, अब उस पॉइंट का भी निकला है 10 kg मीटर पर स्क्वायर, इसीलिए आप बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर है, इसलिए मैंने लिखा है I is equal to mk स्क्वायर। ठीक है, अब एम को लेफ्ट साइड में ले जो वो बन जाएगा आई बाई एम, सो के स्क्वायर विल बी इक्वल टू आई बाई एम, और के विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई बाई एम। ठीक है, ये दोनों आई और एम यहाँ पे रूट के नीचे है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स इज गिवन बाय, जो हमने अभी अभी हमने निकाला है आई इज इक्वल टू एम, अगर हमारे पास क्या एन पार्टिकल्स, इट विल बी एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर प्लस वन एम एन आर एन स्क्वायर। अगर हर एक पार्टिकल का मास सेम होगा, यानी हर एक पार्टिकल हमारे पास एक एक केजी का पार्टिकल है, एम वन भी एक केजी है, एम टू भी एक केजी है, एम एन भी एक केजी है। ठीक है, तो एक, इसका मतलब क्या होगा, तो फिर हमने यहाँ पे लिखा है इफ ऑल द masses आर सेम, दैट इज एम वन इज इक्वल टू एम टू इज इक्वल टू सो ऑन एम थ्री सो ऑन एम फोर इज इक्वल टू एम एन, तो सबका मास एम के बराबर होंगे, यानी जो एक केजी मैंने बोला था, हर एक पार्टिकल का मास एक केजी यानी एम के बराबर है। तो अब एम वन के बदले भी आपको एम एम लिखना है, एम टू के बदले भी एम लिखना है, और एम एन के बदले भी एम लिखना है। सो इक्वेशन will become I will be equal to m r1 square plus m r2 square plus so on m rn square। m कॉमन निकलेगा, तो it will become I is equal to m ब्रैकेट r1 square plus r2 square plus rn square। ठीक है, अब ये m कितना है, m इज मास ऑफ वन पार्टिकल। मैं आपको फिर से समझाता हूँ, टोटल मास जो बॉडी का था वो 100 kg था, फॉर एग्जांपल 100 kg था। ठीक है, अब इस बॉडी में 50 पार्टिकल थे, कितने पार्टिकल थे, आपने वो अलग अलग कर दिए तो 50 थे, कितने थे, 50 थे। एक पार्टिकल का जो मास था वो टू कितना होगा फिर, आप बताओगे मुझे, एक पार्टिकल का मास कितना होगा, वो होगा 100 डिवाइडेड बाई 50 50, दैट विल बी 2 kg। ठीक है, तो वही मैंने लिखा m इज इक्वल टू टोटल मास, जो हमारे बॉडी का टोटल मास था दैट वाज 100 kg, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उसमें कितने पार्टिकल्स थे, पार्टिकल्स 50 थे, तो हर एक पार्टिकल का मास फिर निकलेगा 2 kg, जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। इसीलिए मैंने लिखा है m इज इक्वल टू टोटल मास बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। टोटल मास 100 kg था, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 50 थे, तो इसका मतलब एक पार्टिकल का मास निकलेगा 2 kg। तो जब हम टोटल मास को टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड करेंगे, तो तब हमें निकलेगा एक पार्टिकल का मास। m स्मॉल m विल बी इक्वल टू कैपिटल M। Small m is the mass of one particle and capital M is the total mass of the body. So m will be equal to m by n। So इस m के बदले जो यहाँ पे m स्मॉल m था, इसके बदले मैंने लिखा है कैपिटल M by n। ठीक है, और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन में था m I is equal to m के स्क्वायर, तो सेकंड में निकला I is equal to LHS दोनों का बराबर है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में क्या निकला था हमें, I is equal to m के स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड में क्या निकला है, I is equal to m by n r1 square plus r2 square plus so on rn स्क्वायर। जब हम कंपेयर करेंगे दो इक्वेशन को, इनका एलएचएस बराबर है, इसलिए इनका आरएचएस भी बराबर होना चाहिए। देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट का आरएचएस है m के स्क्वायर, इट मस्ट बी इक्वल टू द आरएचएस ऑफ इक्वेशन 2, दैट इज m by n r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस so on rn स्क्वायर। यहाँ पे शायद 2 नहीं मैंने लिखा, r2 स्क्वायर, या खुद लिखना r2 स्क्वायर।
और के स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 बाय एन आर वन स्क्वायर। क्यों, एम और एम कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल एम लेफ्ट साइड में भी है और राइट साइड में भी है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। सो के स्क्वायर विल बी इक्वल टू आई बाय 1 बाय एन आर वन स्क्वायर प्लस आर टू है यहाँ पे, याद रखना आर टू स्क्वायर प्लस 1 आर एन स्क्वायर, और के विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 बाय एन आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर। यहाँ पे 2 लिखना प्लीज, यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पर भी 2 है, प्लस 1 आर एन स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ये मीन हो गया, मीन डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल जो आर वन था, फॉर एग्जाम्पल 1 मीटर दूर था किससे, एक्स ऑफ रोटेशन से, दूसरा था 2 मीटर, तीसरा था 3 मीटर, ठीक है। फिर उनको आपने स्क्वायर किया है, फिर उसको एन से डिवाइड किया, एन मान लो आपके पास 50 पार्टिकल थे, 50 से आपने उसको डिवाइड किया, तो आपको क्या निकलेगा, आपको मीन निकलेगा। अगर रूट में होगा तो उसको बोलते हैं स्क्वायर, रूट स्क्वायर मीन। इसीलिए मैंने लिखा है दस रेडियस ऑफ जीरेशन के इज आल्सो डिफाइंड एज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर मतलब हो गया, अगर रूट नहीं होता तो फिर मीन स्क्वायर वैल्यू, क्योंकि स्क्वायर पे उसको आर वन को भी स्क्वायर, आर टू को भी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अगर स्क्वायर नहीं होता तो फिर सीधे हम लिखते हैं मीन वैल्यू, मीन वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर भी है और रूट भी है, इसलिए बोलते हैं इसको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्स ऑफ रोटेशन। इसका मतलब हो गया, अगर आप आपको रेडियस ऑफ जीरेशन निकालना हो, आपके पास 10 पार्टिकल्स है, आपको देखना है वो 10 पार्टिकल्स एक्स ऑफ रोटेशन से कितनी दूर है। कोई पार्टिकल 2 मीटर की दूरी पर होगा, कोई 3 मीटर की दूरी पर होगा। फिर उनको आपको स्क्वायर करना है, पहले क्या करना है, स्क्वायर, 2 को भी स्क्वायर करना है, 3 को भी स्क्वायर करना है, 5 को भी स्क्वायर करना है, फिर उनको ऐड करना है, डिवाइड बाई, आपको 10 पार्टिकल है तो 10 से फिर डिवाइड करना है, जो वहां पे रिजल्ट निकलेगा दैट विल बी योर रेडियस ऑफ जीरेशन, ठीक है। फिर से समझाता हूँ, आपके पास 10 पार्टिकल है, सो एन इज इक्वल टू 10, स्मॉल एन इज इक्वल टू 10। अब एक पार्टिकल 1 मीटर की दूरी पर है, दूसरा पार्टिकल 2 मीटर की दूरी पर है, तीसरा पार्टिकल 3 मीटर की दूरी पर है, तो आपको इसी तरह चौथा 10वां पार्टिकल 10 मीटर की दूरी पर है, तो आप कैसे निकालोगे रेडियस ऑफ ड्यूरेशन, आप लिखोगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10। तो ऊपर कोई स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 बन जाएगा, 2 स्क्वायर 4 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 1, ठीक है, प्लस 100। तो उन सबको आप ऐड करोगे, डिवाइड बाई 10 जो निकलेगा दैट विल बी योर रेडियस ऑफ जीरेशन। होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब इसी के बाद रेडियस ऑफ जीरेशन डिपेंड्स ऑन, याद रखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास एंड डिस्टेंस, दो चीजों पे डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन रेडियस ऑफ जीरेशन सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करता है, जो आप उधर देखो, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, ठीक है। शेप कैसी होगी, मतलब आपके पास दो बॉडीज है, उनका मास सेम है लेकिन शेप डिफरेंट है, कोई सिलेंडरिकल शेप का है, कोई स्फेरिकल शेप का है, ठीक है। तो मास अगर उनका सेम है, आपने उनको मास निकाला वो 10-10 kg दोनों बॉडीज है, लेकिन उनका रेडियस ऑफ जीरेशन डिफरेंट होगा, ठीक है, किसी का 5 होगा, किसी का 10 होगा, तो वो बोलते शेप है। दूसरा हो गया, अब शेप भी सेम है, ठीक है, शेप भी सेम है, तो फॉर एग्जाम्पल टेनिस बॉल और फुटबॉल आपके पास, उनका रेडियस ऑफ जीरेशन भी अलग अलग होगा, क्योंकि उनका साइज अलग अलग है, एक छोटी बॉल है, एक बड़ी बॉल है, शेप तो सेम है लेकिन साइज अलग है। अगर साइज भी अलग होगा तो रेडियस ऑफ जीरेशन भी अलग अलग होगा। द पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एक्स रोटेशन। तो ये दूसरी बात है, अगर आपके पास अब दो बॉडीज है, उनकी शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, लेकिन एक्स ऑफ रोटेशन से एक थोड़ा दूर है, एक नजदीक है, तो उनका रेडियस ऑफ जीरेशन भी अलग अलग निकलेगा। तीसरी बात, डिस्ट्रीब्यूशन, अब मास किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, दोनों बॉडीज आपके पास है, लेकिन मास किसी किसी का यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूट है, किसी का नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। यूनिफॉर्मली मतलब होगा जिस पॉइंट से आप निकालोगे आपको 1-1 kg मिलता है हर एक पॉइंट से। नॉन यूनिफॉर्म में कहीं पे आपको 2 kg मिलता है, कहीं पे कुछ नहीं मिलता, कहीं पे 3 kg मिलता है, कहीं पे 0.5 kg मिलता है, वो हो गया नॉन यूनिफॉर्म। टोटल मास अगर दोनों बॉडीज का सेम है, टोटल मास अगर दोनों बॉडीज का सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मास डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है, तो वहाँ पे रेडियस ऑफ जीरेशन अलग अलग होगा। तो एक क्या बात याद रखना, रेडियस ऑफ जीरेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी, चाहे किसी का मास ज्यादा हो या कम हो, उस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो थॉर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक, वी विल डिस्कस इट इंशाल्लाह टुमारो। तो याद करना और नोटबुक पे लिखना। थैंक